देखिए अपन प्रत्यास्थ टक्कर अपन पढ़ चुके थे और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल था जो कि 6.12 था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उस एग्जाम्पल से अपन ने कॉन्सेप्ट भी देखा और उस कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया था, उस एग्जाम्पल में अपन ने उसे क्या किया, अप्लाई किया। अब अपन पढ़ेंगे सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर यानी हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, या ये वाली अपन पढ़ेंगे कह सकते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, यानी ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के बाद पिंड जो है साथ साथ गति कर रहे हैं यानी कि चिपक जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को अपन अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है सम्मुख या यूं कह सकते हैं सीधी। सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर। और इस अप्रत्यास्थ टक्कर में अपन पढ़ रहे हैं कि कण टक्कर के बाद क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। कण टक्कर के बाद चिपक जाते हैं, ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कण टक्कर के बाद क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा मैंने ये मान लिया कि एक कण या एक पिंड ये रहा जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है और ये u1 वेग से गतिमान है। दूसरा एक अन्य पिंड या कण ये रहा जिसका द्रव्यमान m2 है और ये u2 वेग से गतिमान है। ये स्थिति है बिफोर कोलिजन। यानी कि टक्कर से पूर्व। टक्कर के बाद ये दोनों पिंड एक पिंड के रूप में गति करते हैं, ये m1 द्रव्यमान का और ये क्या है, m2 द्रव्यमान का है, और दोनों पिंड सम्मिलित रूप से किससे गति कर रहे हैं भाई, v वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर कोलिजन। टक्कर के बाद ये स्थिति है। तो देखिए मैंने क्या कहा, m1 द्रव्यमान का पिंड u1 वेग से गति कर रहा है टक्कर से पहले, m2 द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से गति कर रहा है, और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक साथ यानी एक ही पिंड के रूप में v वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो अपन इसके अंदर ऊर्जा ज्ञात करेंगे, यानी कि टक्कर से पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा में कितना अंतर आ रहा है, यानी ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं इसमें टक्कर से पूर्व की कुल ऊर्जा, किसकी बात करें अपन भाई, टक्कर से पूर्व की कुल ऊर्जा की। तो देखो भाई टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा मैंने मान लिया के इनिशियल। तो देखिए भाई पहले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m1। ध्यान रहे कण टक्कर के बाद चिपक रहे हैं, यानी कि प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान क्या है, 0। इस स्थिति के लिए अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन E के रूप में फॉर्मूला निकाले तो वो भी निकाल सकते हैं, अपन जनरल फॉर्मूले के रूप में उस फॉर्मूले को लिख चुके हैं। तो देखिएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिएगा टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा आ गई, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा मैंने मान लिया कि वो क्या है, के फाइनल, F का मतलब फाइनल। तो टक्कर के बाद कुल द्रव्यमान कितना हो गया है, m1 प्लस m2 और वेग क्या है, v। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। तो देखो गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले की भी अपने पास है और टक्कर के बाद की भी गतिज ऊर्जा अपने पास है। तो गतिज ऊर्जा में कितना अंतर आ रहा है, अगर ये अंतर धनात्मक आता है
तब तो इसका मतलब ऊर्जा में हानि हो रही है, यानी टक्कर से पहले की ऊर्जा में से अगर मैं टक्कर के बाद की ऊर्जा को घटाता हूं और ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊर्जा में हानि हो रही है। और अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि ऊर्जा के मान में वृद्धि हुई है, और अगर शून्य आ रहा है तो ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर कि ये मान पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या शून्य आता है। तो देखिएगा, ये टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा हो गई, ये टक्कर के बाद ही कुल गतिज ऊर्जा हो गई। तो देखिए अब अपन बात करें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी डेल्टा के की अपन वैल्यू निकालें। तो देखो, इसलिए डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। टक्कर से पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा में से टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा को क्या कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं। तो देखिए क्या इक्वेशन आएगी, के इनिशियल की वैल्यू है मेरे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर को। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है भाई। अब इसके बाद की स्टेप्स को अपन यह डिस्कस कर रहे हैं। देखो यह मेरे पास ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब अपन इसमें एक विशेष स्थिति ले सकते हैं। वो विशेष स्थिति यह है कि अगर दूसरा पिंड स्थिर हो, यानी U2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ये क्या होगा। तो देखिएगा मैं दूसरी स्थिति ले सकता हूं कि यदि U2 बराबर 0 हो तब, यदि U2 इज इक्वल टू 0 हो तो भाई V का मान तो अपन निकाल लेंगे किससे, संवेग संरक्षण के नियम से। V तो पता नहीं है तो V का मान किससे निकाल लेंगे, टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो देखिए यदि U2 बराबर 0 हो तो डेल्टा K इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। यही तो समीकरण आएगी। ये अगर समीकरण नंबर मैंने नाम दे दिया है 4 है। अब मेरा काम क्या है, इसमें से v का मान निकालना। तो देखिए भाई, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, अगर रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से देखें तो टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। यही तो अपन इसमें देखेंगे। तो देखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से अगर अपन देखें इसमें वैल्यूज, या इसे अपन केवल ये भी कह सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। रेखीय संवेग रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से देखिएगा टक्कर से पहले का कुल संवेग, पहले पिंड का संवेग क्या होगा m1 u1, दूसरे पिंड का m2 u2 की वैल्यू मैंने भाई 0 ले ली है, इज इक्वल टू टक्कर के बाद का m1 प्लस m2 और ये हो गया है v। तो ये लो v इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 5। इस यहां ये जो मेरे पास v की वैल्यू आ गई है, इस v की वैल्यू को समीकरण 5 से मैं किस में प्रतिस्थापित कर दूंगा, समीकरण 4 में। यानी v का मान समीकरण 5 से आप समीकरण 4 में रख दीजिए। तो देखिए v का मान समीकरण 5 से समीकरण 4 में रखने पर डेल्टा के इज इक्वल टू, देखिएगा क्या इक्वेशन बनती है मेरे पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस, अब इसमें से वैल्यूज अपन घटाते हैं तो देखिएगा हाफ m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा यहां v का स्क्वायर है तो यहां इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर कर दो, m1 u1 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहां तक की इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, उसमें भी स्पेशली किसको पढ़ रहे हैं,
कि जब कण टक्कर के बाद चिपक जाते हैं, यानी कि पूर्ण अप्रत्याश टक्कर के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो यहां अपन ने क्या देखा, टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा में क्या कर रहे हैं अपन, डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहां मेरे पास डिफरेंस आया। इसमें भी अगर मैंने एक स्पेशल केस ले दिया है कि यदि U2 इज इक्वल टू 0 हो, तो U2 इज इक्वल टू 0 हो तो मैंने U2 की वैल्यू 0 कर दी और उसी के लिए मैंने V का मान भी निकाल लिया। अपन ने U2 के रूप में भी निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन अपनी बुक में जिस तरह से है अपन उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो V की वैल्यू ये आ गई है। अब अपन इसकी मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिएगा आगे। देखिए भाई, अब इसे अपन सोल्व करते हैं। तो यहां मेरे पास ये जो इक्वेशन में आ गया है डेल्टा के इज इक्वल टू, देखो भाई यहां इक्वेशन मेरे पास लिखा जा रही है हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, ये तो है ही है, अपॉन में 2 भी है। यहां देखिए, यहां होल स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 से ये कैंसिल हो गया है, यानी कि मेरे पास अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो ये है डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ, गौर कीजिए क्या बच गया मेरे पास, हाफ m1 है बिल्कुल, u1 का स्क्वायर भी है इनटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर मैंने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया है, ऐसा करने से क्या होगा तो देखिएगा अभी पता चल जाता है। यहां तक मैंने जो इक्वेशन की स्टेप्स जो मेरे पास आ गई है, अब आप इसके अंदर गौर कीजिएगा। हाफ m1 u1 स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, यानी कि डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है 1 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये लो। तो डेल्टा के इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर ये क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि U2 का मान तो 0 लिया था आपने। तो देखिएगा अभी तो अपन इसे यूं ही रहने दें, बाद में इसे चेंज कर लेंगे m1 u1 स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा m1 प्लस m2 को। तो देखिए क्या बच रहा है मेरे पास, m1 प्लस m2 माइनस ये m1 आ गया। m1 से m1 को आपने कैंसिल किया हुआ है, तो ये आ गया है आपके पास डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर ये आ गई है आपके पास 6। ये गतिज ऊर्जा में हानि के लिए ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। अब देखिएगा यहां पर हाफ m1 u1 स्क्वायर के इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, कब, जबकि U2 इज इक्वल टू क्या है, 0 हो। तो देखो चूंकि हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू के इनिशियल, अगर ये के इनिशियल है तो अब देखिएगा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। एक चीज और आप गौर कीजिएगा, ये जो अंतर आ रहा है एनर्जी का, जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अप्रत्याश टक्कर में ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और ये ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, इसके रूप में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। तो देखिए चूंकि हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू के इनिशियल, तो देखिए इसके आगे की स्टेप्स को अपन यहां लेते हैं।
देखिए भाई, यहां देखिएगा, इसलिए डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, चलो इसे इक्वेशन नंबर अपन 7 कह दें। तो इक्वेशन नंबर जो 8 मेरे पास बन के आएगी, वो इक्वेशन नंबर 8 क्या बन जाएगी? देखिएगा, डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर 8 मेरे पास आ गई। यानी कि ऊर्जा में हानि और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा में आनुपातिक हानि। ये क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा में अनुपातिक, या यूं कह सकते हैं अनुपात के रूप में हानि। गतिज ऊर्जा में अनुपातिक हानि, ये अपने पास है। अब ये जो हानि है अपने पास कैसी आ रही है भाई? पॉजिटिव आ रही है। अगर ये हानि अपने पास पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि ऊर्जा में क्या हो रही है भैया? हानि हो रही है। और ये ऊर्जा की हानि किसके रूप में? ऊर्जा के अन्य रूपों में क्या होती है? रूपांतरित हो जाती है। अगर मैं इसमें के इनिशियल और के फाइनल का अगर रेशो निकालना चाहूं तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? के इनिशियल और के फाइनल। के इनिशियल की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो हाफ m1u1 स्क्वायर आएगी, और के फाइनल मेरे पास हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर आएगी। तो देखो यहां पर ये गतिज ऊर्जा में अनुपातिक हानि का सूत्र आ गया। और अगर मैं गतिज ऊर्जाओं का अनुपात देखना चाहूं तब देखो, तो अपन क्या देखते हैं? के इनिशियल अपॉन में के फाइनल। अगर मैं ये भी निकालना चाहूं तो देखो, के इनिशियल तो हाफ m1u1 का स्क्वायर, और के फाइनल क्या होगा? हाफ m1 प्लस m2, और ये v का स्क्वायर। तो देखो हाफ से हाफ को आप कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास जो इक्वेशन है m1u1 का स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या बचा हुआ है? m1 प्लस m2, और ये v का स्क्वायर। अब देखिए v की वैल्यू अपन जान चुके हैं, चूंकि v इज इक्वल टू क्या वैल्यू अपने पास आई थी? m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसलिए के इनिशियल अपॉन में के फाइनल इज इक्वल टू, देखो भाई, के इनिशियल m1u1 स्क्वायर, सॉरी हाँ u1 का स्क्वायर ही तो होगा ये। तो देखो, अच्छा ये तो v है, यहां से कैसे चेंज कर देंगे अपन। तो देखो m1u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, यानी कि m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे की स्टेप्स को अपन अब यहां इस साइड में लेंगे। अपन ने गतिज ऊर्जा में आनुपातिक हानि भी निकाल ली, और अब गतिज ऊर्जाओं का अनुपात भी अपन देख रहे हैं। तो देखिएगा किससे क्या कैंसिल हो रहा है, पहले वो देखो, इससे तो ये कैंसिल हो गया है, इससे ये कैंसिल हो गया है, यानी कि मेरे पास जो बच गया है वो ये बच गया है भाई, के इनिशियल अपॉन में के फाइनल इज इक्वल टू, देखो भाई क्या बचा हुआ है? u1 का स्क्वायर। तो देखो u1 के स्क्वायर से तो u1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास ये रह गया है 1 अपॉन में m1 प्लस m2 भी गया, बटे में रह गया है मेरे पास एक m1, फिर उसके अपॉन के अंदर मेरे पास रह गया है m1 प्लस m2। अब इसको आप ऊपर लेके आइए, तो आप क्या देखेंगे? के इनिशियल अपॉन में के फाइनल इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 अपॉन में m1, इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी 9। तो आप क्या देख रहे हैं कि टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। तो देखें, आप यूं कह सकते हैं, दोनों ही समीकरणों से आप कह सकते हो, इस समीकरण से भी कह सकते हैं और अपन इस समीकरण से भी कह सकते हैं। तो देखो, समीकरण 9 से, चलो 9 से लिख देते हैं। समीकरण 9 से स्पष्ट है कि के फाइनल इज लेस देन क्या है, के इनिशियल है। अतः अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि होती है। गतिज ऊर्जा में हानि होती है, जो कि ऊर्जा के अन्य रूप जैसे ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा इत्यादि में रूपांतरित हो जाती है। ये लो, ये अपने पास ये भी चीज स्पष्ट हो गई और ये भी अपन ने निकाल लिया है। तो ये आपको भैया ध्यान रखने हैं दो फॉर्मूले, जो कि अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं। गतिज ऊर्जा में आनुपातिक हानि भी अपन ने ज्ञात कर ली है, ये पॉइंट भी अपने पास क्लियर हो गया है। अब अपन बात करेंगे द्विविमीय या तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी अपने एग्जाम्पल में दे रखा है 6.13। लास्ट जो एग्जाम्पल है उसको भी अपन सोल्व करेंगे। तो इसको आप एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान रहे, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा का भी अनुपात में निकाल चुका हूं इसके अंदर। साथ के साथ गतिज ऊर्जा में हानि और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी कि जिसे अपन गतिज ऊर्जा में आनुपातिक हानि कह रहे हैं, वो भी अपन निकाल चुके हैं। ये चीज अपने पास क्लियर हो गई है समीकरण 8 और समीकरण 9 दोनों से ही। अब अपन बात करेंगे द्विविमीय या तिर्यक टक्कर की, कि द्विविमीय या तिर्यक टक्कर है क्या। अब देखिएगा, अब जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है द्विविमीय या तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर। द्विविमीय या तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर, इसे अपन पढ़ रहे हैं। देखो, द्विविमीय या तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर होती क्या है, अगर टक्कर के बाद पिंड या कण एक सरल रेखा, एक रेखा के अनुदिश अगर गति नहीं कर रहे हैं, भिन्न भिन्न कोण से जा रहे हैं, तो यही टक्कर कैसी बन जाती है, तिर्यक टक्कर बन जाती है। यानी इसको अगर मैं परिभाषित करना चाहूं, वैसे अपन परिभाषा एक बार इसकी लिख चुके हैं, चलो फिर से लिख लेते हैं, कि जब टक्कर करने वाले कणों के वेग, जब टक्कर करने वाले कणों के वेग एक रेखा के अनुदिश नहीं होते हैं, कणों के वेग एक रेखा के
अनुदेश नहीं होते हैं। जब टक्कर करने वाले कणों के वेग एक रेखा के अनुदेश नहीं होते हैं तो टक्कर के पश्चात कण तो टक्कर के पश्चात कण विभिन्न कोणों पर गतिमान होते हैं। कण विभिन्न कोणों पर गतिमान होते हैं। तो टक्कर के पश्चात कण विभिन्न कोणों पर गतिमान होते हैं। इस प्रकार की टक्कर को तिर्यक टक्कर कहते हैं। इस प्रकार की टक्कर को तिर्यक टक्कर कहते हैं। ये लीजिए, अब देखिएगा तिर्यक टक्कर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, समझिएगा। ये x डैश y और y डैश, और ये मैंने ले दिया है मूल बिंदु। मैंने ये मान लिया कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जो कि u1 और u2 वेग से गतिमान है और x अक्ष के साथ क्रमशः α1 और α2 कोण बना रखें। टक्कर के बाद इनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं और x अक्ष के साथ इनके कोण β1 और β2 हो जाते हैं और वेग क्रमशः v1 और v2 हो जा रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कण या एक कोई पिंड ये रहा जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। ये x अक्ष से यहां से देखिएगा, यहां इस डायरेक्शन में ये आ रहा है और इसका वेग है u1 वेक्टर। दूसरा एक अन्य पिंड ये रहा या अन्य कोई कण ये रहा जिसका वेग है u2 वेक्टर। ये लो, इसका द्रव्यमान है m2। इसका द्रव्यमान तो क्या था, m1 था। टक्कर से पूर्व ये जो m1 द्रव्यमान का पिंड है ये x अक्ष के साथ एंगल बना रहा है α1 और ये m2 द्रव्यमान का जो है ये एंगल बना रहा है α2। टक्कर के बाद देखिएगा, टक्कर के बाद ये लो m1 द्रव्यमान का यहां आ गया है और ये हो गया है v1 वेग से। इसका जो वेग है वो है v1 वेक्टर। v1 वेक्टर ये है m1 द्रव्यमान का। दूसरा ये रहा, इसका वेग हो जाता है v2 वेक्टर। चलो इसे अपन ऐसे ना लिख करके ऐसे बना लेते हैं। ये लो v1 वेक्टर, ये है m1 द्रव्यमान का पिंड और दूसरा पिंड में ये ले लिया है m2 द्रव्यमान का और इसका वेग हो गया है v2 वेक्टर। ये दो पिंड अपन ने ले दिए हैं। अब देखेगा, टक्कर के बाद इस पिंड ने जो x अक्ष के साथ जो कोण बनाया है वो है β1 और इस पिंड ने x अक्ष के साथ जो कोण बनाया है वो क्या है, β2 है। ये अपन ने इसको चित्र को बना दिया है। अब जरा इसके बारे में अपन लिख दे, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखिएगा भाई, क्या कह दूं मैं, माना कि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड,
चलो इन्हें पिंड कह देते हैं, कण भी कह सकते हैं। माना कि M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः है U1 वेक्टर व U2 वेक्टर वेग से x अक्ष से क्रमशः α1 व α2 कोण बनाते हुए तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। क्या कहा मैंने? माना कि M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः U1 वेक्टर व U2 वेक्टर वेग से x अक्ष से क्रमशः α1 व α2 कोण बनाते हुए तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः V1 वेक्टर व V2 वेक्टर एवं x अक्ष से कोण क्रमशः β1 व β2 हो जाते हैं। कोण क्रमशः x अक्ष से कोण क्रमशः β1 व β2 हो जाते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इसका घटकों में वियोजन देखें तो आप क्या पाएंगे, किस तरह से इसके अंदर चेंज आ रहा है, उस चीज को अपन अब देखेंगे। संवेग संरक्षण का नियम अपन लगाएंगे। प्रत्यास्थ टक्कर है तो गति ऊर्जा भी क्या रहेगी, इसकी संरक्षित रहेगी। एक बार आप इसे नोट कीजिए। फिर अपन इसमें आगे का कंपोनेंट्स डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किस तरह से इसमें कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन होगा, देखिएगा। अब इससे आगे का मैं यहां लिखता हूं। तो द्विविमीय तिर्यक टक्कर की अपन ने परिभाषा इसकी दे दी है। ये मैंने लिख दिया कि M1 द्रव्यमान का जो पिंड है वो U1 वेग से और M2 द्रव्यमान का U2 वेग से। M1 द्रव्यमान वाले पिंड का x अक्ष से कोण क्या है, α1 है। इसका कोण क्या है, α2 है। देखिए अब अपन बात करेंगे इसके अंदर, अगर इसके कंपोनेंट्स वाली अगर अपन बात करें तो देखिएगा भाई, टक्कर से पहले के अगर कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें तो देखो x अक्ष के अंदर से x अक्ष से कोण कितने हैं इनके, α1 α2। और आपको पता है कि थीटा के साथ बनने वाला जो घटक होता है वो कोस होता है और उसके लंबवत दूसरा घटक क्या होगा, साइन होगा। यानी मैं इसे इस तरह से शो कर सकता हूं। देखो यहां इस तरह से अगर लूं मैं, अगर बात करूं इसमें टक्कर से पूर्व की, तो देखो भाई टक्कर से पूर्व देखिए भाई, x अक्ष पर इधर जो घटक होगा वो तो हो जाएगा M1 U1 cos α1 इस पहले पिंड का, और दूसरे पिंड का भी M2 U2 cos α2 होगा। और जो दूसरा ऊर्ध्वाधर जो घटक बनेगा, देखो भाई ये तो इधर बन जाएगा कंपोनेंट्स में, इसका चित्र भी बना सकता हूं। इधर कंपोनेंट्स क्या बन जाएगा, M1 U1 cos α1। इसका क्या बन जाएगा, इसका भी यही M2 U2 cos α2। और फिर बात करूं मैं दूसरे कंपोनेंट्स की, कौन से कंपोनेंट्स की भाई, साइन वाले की, तो वो कहां बनेगा, इस डायरेक्शन में। इसका भी इधर, इसका भी इधर, यानी कि इनके कंपोनेंट्स अगर मैं बनाता हूं तो देखिएगा ये बन गया है इधर, तो इसे मैं लिख सकता हूं M1। चलो इसे इस साइड लिखेंगे अपन ऐसे, यहां लिख देता हूं मैं इसे M1 U1 sin α1
और दूसरे पिंड के लिए हो जाएगा m2u2 साइन अल्फा 2। यानी कि ये इक्वेशन, या यूं कह सकते हैं इसको अगर मैं डायग्राम के रूप में लिखूं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं, देखिएगा। चलो यहां बना देता हूं मैं ऐसे। टक्कर से पूर्व वाले कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, देखो। चलो शो कर देते हैं अपन इसे ऐसे। ये तो है m1 द्रव्यमान वाला पिंड। तो देखिए भाई, इसका वेग है u1 वेक्टर इस डायरेक्शन में। इसका जो एंगल बन रहा था, ये एंगल कितना था, अल्फा 1 है। इस चित्र से आप देख सकते हैं इसको। और इसका जो एंगल है m2 द्रव्यमान वाले पिंड का, जो कि u2 वेग से गतिमान है, इसका ये जो एंगल है ये है अल्फा 2। तो देखिएगा भाई, यहां अगर अपन इसको देखते हैं तो देखिए इसका एक घटक तो ये बन जाएगा संवेग का m1u1 कोस अल्फा 1, और इसके ऊर्ध्वाधर जो दूसरा घटक बनेगा, इसे थोड़ा सा बड़ा बना लें ताकि अपन इन घटकों को अच्छे से शो कर सके। चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे, नहीं तो ये क्या है, मिक्स हो जाएंगे और अंदाजे से अपन को दिखेंगे नहीं। चलो पहले घटकों को अपन यूं बना दें इस तरह से। टक्कर से पूर्व के कंपोनेंट्स बना देता हूं और टक्कर के बाद के भी मैं कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या करता हूं, शो करता हूं। देखो ये लीजिए, u1 वेक्टर और ये है u2 वेक्टर। इसका जो एंगल बन रहा है ये एंगल है अल्फा 1, और इसका जो एंगल बन रहा है ये है अल्फा 2। ये पिंड है m1 द्रव्यमान का और ये पिंड है m2 द्रव्यमान का। अब देखिएगा भाई, इसके जो घटकों की अगर मैं बात करता हूं, ये एंगल इसका कितना है, अल्फा 1 है। तो एक घटक तो ये बन जाएगा इसके संवेग का m1u1 कोस अल्फा 1, और ऊर्ध्वाधर घटक यो बनेगा m1u1 साइन अल्फा 1। ठीक इसी तरह से इसका भी अगर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूं तब देखिएगा ऐसे। ये बनेगा इसका कंपोनेंट्स वही सेम इसी तरीके से m2u2 cos अल्फा 2, और यहां ये बन जाएगा m2u2 साइन अल्फा 2। यानी कि टक्कर से पूर्व वाली जो स्थिति है उसके लिए मैं यूं लिख सकता हूं, टक्कर से पूर्व, यानी कि यूं कह सकते हो आप इसके लिए। देखो इसके लिए अपन यूं कह सकते हैं, एक घटक तो इस डायरेक्शन में हो गया m1u1 कोस अल्फा 1, दूसरा जो कंपोनेंट्स है ये भी इसी डायरेक्शन में हो गया, ये लो क्षैतिज घटक तो m2u2 कोस अल्फा 2, और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों ही इसी डायरेक्शन में है। यानी कि एक तो हो गया है m1u1 साइन अल्फा 1, और दूसरा बन गया है m2u2 साइन अल्फा 2। ये लो, ये अपने पास स्थिति आ गई। यानी टक्कर से पहले अगर मैं कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसके अंदर क्या पाऊंगा कि एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि टक्कर से पहले इनके घटक आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर मैं अब बात करता हूं टक्कर के बाद के घटकों की, तो देखो ये तो आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं बनाता हूं टक्कर के बाद के कंपोनेंट्स। तो देखिए ये मैं इसे साफ कर रहा हूं कि यहां बनाऊंगा तो ये मिक्स हो जाएंगे। अब टक्कर के बाद के कंपोनेंट्स की अपन बात करें तब देखिएगा, तब उस स्थिति के अंदर अपने पास किस प्रकार से ये बनते हैं। टक्कर से पहले के बाद अपन बात कर रहे हैं टक्कर के बाद वाले घटकों की। देखो देखिएगा भाई, टक्कर के बाद वाले घटक, ये तो रहा पहला पिंड जिसका कि द्रव्यमान क्या है m1 है, वेग इसका क्या है v1 वेक्टर है।
अगर ये v1 वेक्टर यूं है, ये लो भाई ऐसे ले लेता हूं मैं यहां के बजाय, तो आप गौर कीजिएगा इसके भी दो कंपोनेंट्स अपने पास बनेंगे। एक तो क्या बन जाएगा कोस वाला, और एक क्या बनेगा मेरे पास साइन वाला। m1 v1 कोस बीटा 1, क्योंकि यहां से इसका ये एंगल क्या है भाई बीटा 1 है, और एक कंपोनेंट्स ये बन जाएगा m1 v1 साइन बीटा 2। अब अपन बात करते हैं दूसरे पिंड की, जिसका कि द्रव्यमान क्या है m2 है। अगर इसका द्रव्यमान m2 है, चलो इसे थोड़ा सा और नीचे ले लें ताकि ये पूरा स्पष्ट रूप से अपन इसे बना सकें। यहां ले लेते हैं आप इसे ऐसे, ये m2 द्रव्यमान का v2 वेक्टर x है। तो देखिए इसका भी एक कंपोनेंट्स ऐसे और एक कंपोनेंट्स ऐसे, तो यहाँ ये जो कंपोनेंट्स होगा वो तो हो जाएगा m2 v2 cos बीटा 2, और ये हो जाएगा m2 v2 sin बीटा 2। यानी कि मैं इसके लिए इस तरह से कह सकता हूं, एक सिंपल रूप में अगर मैं कहूं तो देखो ये स्थितियां मेरे पास बन रही हैं टक्कर के बाद। ये लो भाई दोनों स्थितियां टक्कर के बाद है, तो देखो मैंने इसके भी घटक बना दिए हैं। मैं चाहूं तो इसके अंदर अकेले के अंदर डायग्राम के अंदर भी बना सकता हूं। चलो एक में अगर मैं इसके एक साथ ही डायग्राम के रूप में बना दूंगा, तो यहां क्या आप देख रहे हैं कि यहां टक्कर के बाद का इस डायरेक्शन में जो मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूं वो तो क्या बन जाएगा m1 v1 cos बीटा 1, m2 v2 cos बीटा 2, और यहां देखिएगा m1 v1 sin बीटा 1, m2 v2 sin बीटा 2। ये अपने पास स्थितियां निकल के आ रही हैं जिनको मैंने अलग अलग बना दिया है, और इन सबको मैं एक साथ इसमें बना सकता हूं। देखो एक घटक यो बना दो, फिर यो बना दो, यो बना दो, यो बना दो, इसी तरह से ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। मैं एक अकेले इस डायग्राम के अंदर भी इनको बना सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट इजीली क्या हो जाए क्लियर हो जाए। अब देखिएगा ये अगर अपने पास क्लियर हो गया है तो अब अपन इसमें संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे। ध्यान रखना संवेग संरक्षण एक्स अक्ष के लिए वाई अक्ष के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए संरक्षित होना चाहिए या अप्लाई होना चाहिए। अब देखिए अब उसको अपन करते हैं।